जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। तो अगर हम बात करें फेरिंग्स और ईसोफेगस की, तो फेरिंग्स और ईसोफेगस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। तो अगर हम बात करें फेरिंग्स की कि फेरिंग्स कौन सा पार्ट होता है, तो फेरिंग्स पार्ट होता है थ्रोट का, यानी कि टेक्निकली थ्रोट या जिसे हलक या गला कहते हैं उसको फेरिंग्स कहते हैं। तो ये थ्रोट का पार्ट होता है जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है माउथ और नेजल कैविटी के पीछे। यहाँ जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये ओरल कैविटी या माउथ है और नेजल कैविटी के पीछे फेरिंग्स लोकेटेड होता है। और ये कहाँ पे होता है, जिसे हम थ्रोट रीजन कहते हैं, यानी कि हलक कहते हैं। तो ईसोफेगस कहाँ पे मौजूद होता है? ईसोफेगस फेरिंग्स के बाद आता है, जो कि फूड पाइप भी कहलाता है। तो अगर हम बात करें फेरिंग्स की कि फेरिंग्स का क्या रोल है डाइजेशन में, तो हम एक और डायग्राम की मदद से देखते हैं कि फेरिंग्स में का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर। तो फेरिंग्स में क्या होता है, तो जब फूड फेरिंग्स में एंटर होता है, यानी कि ओरल कैविटी से जब बोलस को पुश किया जाता है फेरिंग्स में, तो अगर हम बात करें बोलस की, तो बोलस क्या है? बोलस है स्मॉल मिक्सचर ऑफ फूड एंड स्लाइवा, जो कि ओरल कैविटी के अंदर जब फूड की लुब्रिकेशन होती है और उसकी मेस्टिकेशन यानी च्यूइंग का प्रोसेस होता है, तो फूड बोलस में कन्वर्ट होता है। अब जब माउथ कैविटी से फूड पुश किया जाता है फेरिंग्स के अंदर, तो इस वक्त क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, यानी कि एपिग्लॉटिस की जो ओपनिंग होती है वो ग्लॉटिस को कवर कर देती है। अब अगर हम बात करें एपिग्लॉटिस की और लेरिंग्स की कि ये क्या है, तो ये पार्ट हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो एपिग्लॉटिस मौजूद होता है ग्लॉटिस के ऊपर, और ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग पार्ट होता है लेरिंग्स का। अब अगर हम बात करें लेरिंग्स की, क्या लेरिंग्स क्या है, तो लेरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि थ्रोट के अंदर होता है, तो उसकी ओपनिंग जो होती है उसको एपिग्लॉटिस क्या कर देता है? बंद कर देता है, ताकि जो खुराक का निवाला है बोलस, वो सांस की नाली यानी कि ट्रैकिया में एंटर ना हो। लेरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, यानी कि सांस की नाली जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, उसमें एंटर ना हो, तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। तो जब एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है तो क्या होता है कि फूड फेरिंग्स से मूव करता हुआ कहाँ पे जाता है? ईसोफेगस में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बोलस ओरल कैविटी से एंटर होता है, फेरिंग्स के मुख्तलिफ पार्ट से होता हुआ ईसोफेगस में दाखिल होता है। तो फेरिंग्स के अगर हम मुख्तलिफ पार्ट्स की बात करें, तो फेरिंग्स का जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स, और जो लास्ट पार्ट होता है जो लेरिंग्स के नज़दीक होता है उसको कहते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ जो बोलस है, यानी फूड का जो निवाला है, खुराक का निवाला, वो कहाँ तक जाता है? ईसोफेगस में जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि डाइजेशन के प्रोसेस में ईसोफेगस कैसे मदद देता है, इन्वॉल्व होता है, तो हम इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि क्या होता है। ईसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? ये पाइप की तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ तक जाता है? फेरिंग्स से एक्सटेंड करके स्टमक तक जाता है, यानी कि ये फेरिंग्स और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है ईसोफेगस का पार्ट। तो अब क्या होगा कि जब बोलस यानी खुराक का निवाला जब एंटर होता है ईसोफेगस में, तो जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने से ये मसल सिकुड़ जाएंगे, यानी कि ये जगह तंग हो जाएगी। तो बोलस क्या करेगा? खुराक का निवाला नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जो ये नीचे वाले मसल्स हैं ये रिलैक्स करेंगे, यानी कि ये ओपन हो जाएंगे, ये चौड़े हो जाएंगे, वाइडर हो जाएंगे। तो बोलस के गुजरने की जगह आसान हो जाएगी, तो बोलस आसानी से इस जगह से गुजर सकेगा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता जाता है, और बोलस नीचे की तरफ यानी कि वो अब मूव करता है, और फिर आखिरकार वो स्टमक की तरफ पहुंच जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस।
तो पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस में क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड गुजरता जाता है। तो पेरिस्टाल्सिस के अपोजिट एक और प्रोसेस होता है जिसको एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। एंटी पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फूड पॉइजनिंग हो या स्टमक के अंदर कोई इरिटेशन या स्टमक खराब हो तो क्या होता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो क्या होता है कि ये फूड जो ये बोलस है ये वापस कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन से वापस ओरल कैविटी की तरफ जाता है और वहां से बाहर निकलता है, जिसको यानी कि वॉमिटिंग जब होती है तो वॉमिटिंग किस प्रोसेस से होती है, पेरिस्टाल्सिस के अपोजिट एंटी पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस से। तो इस तरीके से फेरिंक्स और ईसोफेगस अपना रोल प्ले करते हैं खुराक को ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने में। तो अगर हम बात करें फेरिंक्स और ईसोफेगस की कि क्या ये डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इस फेरिंक्स और ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन होती है, तो नहीं, फेरिंक्स और ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन ये मदद देते हैं कि खुराक ओरल कैविटी से एंटर हो स्टमक में। तो फेरिंक्स और ईसोफेगस सिर्फ मदद देते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू होने में। तो क्योंकि फेरिंक्स और ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो जो खुराक जब फेरिंक्स और ईसोफेगस से मूव कर रही होती है तो ओरल कैविटी में मौजूद जो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा सक्रीट करते हैं, तो वो मुसलसल डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है उसके अंदर शामिल होता जाता है। तो इस तरीके से फूड क्या होगा, ओरल कैविटी से फेरिंक्स और ईसोफेगस की मदद से स्टमक तक पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन इन फेरिंक्स एंड ईसोफेगस के बारे में।